हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वो आपके डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जो अपने हैं मोबिलिटी। सर व्हाट इज द मोबिलिटी? तो बच्चों, जो अपने चार्ज कैरियर होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। सर चार्ज कैरियर, करंट कैरियर कौन होते हैं? जो करंट को कैरी करते हैं, जैसे कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हर चार्ज कैरियर की एक मोबिलिटी होती है, यानी किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा होती है, किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कम होती है। तो आज अपन यही पढ़ने वाले हैं कि सर मोबिलिटी होती क्या है और ये डिपेंड किस पे करती है। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा फोकस रखना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप सभी ने कल पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मॉडुलस मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेगेटिव साइन भी आया था। नेगेटिव साइन किसको बता रहा था? कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। When you remove the proportional sign, then you get a constant. This constant is known as mobility mu. ठीक है, जो यहां पे टर्म आई थी वो कांस्टेंट टर्म थी। This constant term is known as mu. Where what is the mu? Mu is known as mobility of चार्ज कैरियर। ये उस चार्ज कैरियर, करंट कैरियर की मोबिलिटी कहलाती है। और सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर अपन देखना चाहे तो सर अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। तो यदि अपन इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको पर यूनिट कर दो 1 न्यूटन पर कूलम, यानी कि आप क्या बोलोगे? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देन यानी यदि अपन किसी कंडक्टर पे, चार्ज कैरियर पे पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, देन व्हाट इज द मोबिलिटी? मोबिलिटी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी किसके इक्वल हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। तो बच्चों, ये आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। डेफिनेशन लिखिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इज नॉन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू मोबिलिटी। तो आपके चाहे जैसे आप डेफिनेशन बना सकते हो। अब अपन देखते हैं इसकी यूनिट। बच्चों, इसकी यूनिट पूछी हुई है। यदि अपन म्यू की यूनिट निकालें तो सब वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से न्यूटन पर कूलम भी होती है, बट अपन न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर लेंगे। तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। एंड अब अपन इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप यदि डायमेंशन निकालना चाहते हो तो आपको एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायमेंशन आनी चाहिए। वेलोसिटी की क्या होती है? L1t-1। नाम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी तो है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L1t-1। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको मैंने बता दी, M1 L1t-3 a-1। व्हेन यू सॉल्व इट देन यू गेट L1 से L1 कैंसिल आउट, क्या बनेगा? m की पावर -1 t की पावर 2 e की पावर 1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके बच्चों मोबिलिटी कहलाती है। अब अपन क्या करते हैं, नोट में पढ़ते हैं सर मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि म्यू का फॉर्मूला। तो व्हाट इज द म्यू? तो आप सभी ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मॉडुलस था लास्ट डेरिवेशन में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो किसके इक्वल था? तो वो था सर ई टो बाई एम इंटू ई, था कि नहीं था? देन यू कैन से, तो सर यहाँ से यदि मोबिलिटी निकाली जाए तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मॉडुलस में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या?
E/m, E/m। तो आपके जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया सर E/m, यानी आपकी जो मोबिलिटी सर, E क्या होता है चार्ज, तो क्या होता है रिलेशन टाइम, और m क्या होता है मास। दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर के चार्ज और मास इन पे डिपेंड करता है। तो अब अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं नोट नंबर 2, डिपेंडेंसी ऑफ मोबिलिटी, है ना, डिपेंडेंसी ऑफ म्यू। म्यू किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले को देखकर अपन को पता लगता है कि सर म्यू डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाती है, तो डबल से डबल कैंसिल आउट, तो म्यू सेम रहता है कांस्टेंट। ये आपके किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ये उसकी एक खुद की नेज गुण कहलाता है, यानी ये एक उसकी अंतर्निहित एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो सर किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड अपॉन म्यू डिपेंड अपॉन रिले सेक्शन टाइम। और बच्चों मैंने आपको रिले सेक्शन टाइम का रिलेशन बताया था कि रिले सेक्शन टाइम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑन नेचर यानी कंडक्टर के नेचर पे, और एक बताया था टेम्परेचर। ठीक है, आपको रिलेशन भी बताया था, रिले सेक्शन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कॉलिजन्स बढ़ती है, कॉलिजन बढ़ने के कारण रिले सेक्शन टाइम डिक्रीज होता है। रिले सेक्शन टाइम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नंबर 2, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर के मास पे डिपेंड करता है ना, यानी जिस चार्ज कैरियर का मास ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी कम होगी, यानी वो धीरे मूव करेगा, और जिसका मास कम है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। अरे ये तो आप भी जानते हैं कि मोटे व्यक्ति धीरे चलते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में ले जाता है कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी कम, उसकी वेलोसिटी कम होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिपेंडेंसी। अब अपन देखेंगे नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर दो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, तो d1/d2। आपने देखा कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल हो, तो म्यू इंटू ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई तो सेम है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी अलग अलग, μ1 इंटू ई, μ2 इंटू ई से ई कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा μ1/μ2। यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो मोबिलिटीज के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके टॉपिक था विच इज नॉन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो आप बच्चों वीडियो को पॉज करके इस पूरे डेरिवेशन को उतार लीजिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो बच्चों वैसे तो मैं आपको बता दूं, ओम्स लॉ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अपन को ओम्स लॉ आगे प्रूव भी करना है, तो इसके लिए आपको ओम्स लॉ आना जरूरी है। तो ओम्स लॉ जितना भी आपके सफिशिएंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ओम्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ वैसे तो इसकी एक पूरा स्टेटमेंट है, बट अपन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में बनाकर सिंपल तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूंगा, है ना। यानी अपने टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, बट आप कंटिन्यूस स्टडी रखिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अब आपको लास्ट के अंदर रिवीजन में ही करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ये जो आपकी छुट्टियां आई हैं लॉकडाउन की, तो इसके अंदर आप इसको पूरे नोट्स बनाकर तैयार कर लेना वीडियोस देखकर। ठीक है, और यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको उन क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। बट आप इसके नोट्स जरूर बना लेना, मैं आपको ये लास्ट में रिवीजन में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है अपने ओम्स लॉ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो बच्चों ध्यान देना, व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा था सर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
बट अब यहां पर थोड़ा बहुत चेंज है, I डायरेक्टली प्रोपोजल टू V होता है और बाकी का फॉर्मूला वो का वही है, I डायरेक्टली प्रोपोजल टू V, बट कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। सो फिजिकल कंडीशन का मतलब जैसे प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्परेचर, ETC, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके ओम्स लॉ। तो ये इतना सा ओम्स लॉ है, ये मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवा दिया, बट ये कंडीशन 100% याद रखना। तो बच्चों मैंने क्या कहा, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखिए आप। इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट, in a conductor electric current directly proportional to potential difference, electric current directly proportional to potential difference when physical conditions are constant, when physical conditions are constant as pressure, stress, strain, temperature, as pressure, stress, strain and temperature, ठीक है। तो बच्चों क्या होती है, if physical conditions are constant, pressure, stress, strain, temperature constant, then electric current in conductor directly proportional to potential। सर ये ऐसे ही क्यों लिखा गया, ये इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते बच्चों? देखो जब अपन ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करते हैं तो वोल्टेज बैटरी अपने पास होती है और अपन इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड में रखा जाता है और जो नॉन क्वांटिटी होती है उसको राइट हैंड में रखा जाता है। तो x की वैल्यू अपन पुट करते हैं ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी v होगी। क्यों? क्योंकि अपन को वोल्टेज पता है और करंट को अपन मेजर कर रहे हैं, इसलिए इधर लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपके इस प्रकार बन जाता है। वैसे फॉर्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं। अब व्हेन यू रिमूव द प्रोपोजल्स एंड देन यू गेट ए कांस्टेंट I इक्वल टू V अपॉन R, ये V अपॉन R 1 अपॉन R कांस्टेंट आता है, then get V equal to I into R. It is Ohm's law. It is Ohm's law. बच्चों यही है Ohm's law, ठीक है। तो सर where, what is the capital R? Capital R is known as resistance of conductor। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सर रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, V अपॉन I, वोल्ट अपॉन करंट। तो यदि मैं आपको बताऊं व्हाट इज द यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। तो सर यूनिट निकालना चाहें तो सर हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर बोल दो या फिर ओम, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ओम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द ओम, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं इसको। डायमेंशन क्या होगी, तो बच्चों डायमेंशन निकालने के लिए हम फॉर्मूले पे चलते हैं। वोल्ट की डायमेंशन बताई थी वर्क अपॉन चार्ज, तो M1 L2 T-3 A-1 अपॉन करंट A1। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, M1 L2 T-3 A-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये आपके था ओम्स लॉ। अब अपने ओम्स लॉ पढ़ने के बाद में अपन इसका देखेंगे ग्राफ। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर है ग्राफ बिटवीन I एंड V, ठीक है। यानी जो I वाली टर्म होती है y एक्सिस पे ली जाती है और वोल्टेज को x एक्सिस पे लेते हैं। तो सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप सभी जानते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मैंने आपको बताया है, एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, ठीक है, यानी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो दैट इज I डायरेक्टली इक्वल टू V। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक V1 वोल्टेज के रेस्पेक्ट करंट I1 लेंगे और V2 वोल्टेज के रेस्पेक्ट करंट I2 लेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा एंगल, ये हो गया डेल्टा V और ये हो गया डेल्टा I। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो अपन जानते हैं कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, और यदि वैसे देखें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और यदि अपन इस फॉर्मूले में देखें तो आप देखो सर टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, स्लोप किसके इक्वल आएगा, सर स्लोप होगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, यानी टेन थीटा इस ग्राफ का जो स्लोप है
इस ग्राफ का जो स्लोप है टेन थीटा है वो किसके इक्वल आया सर, टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। तो सर यहाँ पे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई है, तो इसको अपन क्या कर लें, इसको अपन इनवर्स में यानी इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, तो ये क्या बन गया स्लोप। तो आपके जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्लोप के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, आई वी कर्व का जो स्लोप का रेसिप्रोकल होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके था इसका ग्राफ। अब इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ना ग्राफ से रिलेटेड, जैसे आपको जरूरी नहीं है इधर आई दे इधर वी भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। अब आपको बोलते हैं कि ए और बी में बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप सभी क्या करते हैं कि सर रेजिस्टेंस स्लोप के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ठीक है, तो इससे अपन निकालें, बट आप ऐसे न निकालें, आपको मैंने बताया था मेथड आर इक्वल टू वी अपॉन आई। नीचे वाली टर्म को क्या कर दो कांस्टेंट, जैसे नीचे वाली टर्म को कांस्टेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट को कांस्टेंट कर दिया तो देखना ऐसे, तो इसके लिए तो वोल्टेज वी बी और इसके लिए वोल्टेज वी ए। कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, ए वाला वोल्टेज बी के कंपेयर ज़्यादा है, तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो ए का रेजिस्टेंस बी के कंपेयर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। दैट इज द, ये आपके ग्राफ सॉल्व करने का मेथड है। तो ध्यान रखना, ग्राफ से यदि आपके कोई स्लोप से ऐसे क्वेश्चन पूछे, कंपैरिजन करवाए, तो कंपैरिजन का ये मेथड काम मिलो, स्लोप के चक्रों में मत पड़ना। बस आपको याद रखना है कि आई वी कर्व का जो स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके ये उतार लीजिए, दैट इज द ओम्स लॉ। तो आपके ओम्स लॉ कंप्लीट। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, कैपिटल आर होता क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये अब अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में कैपिटल आर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्यों लगता है, इसके बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है अपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में कैपिटल आर। तो बच्चों इसके अंदर लिखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में लिखना है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर और मटेरियल, the property of a conductor or material due to which it oppose the flow of electric current, it oppose the flow of electric current is known as electric resistance, is known as electric resistance। तो आप सभी को पता है कि सर कंडक्टर में जब बहुत सारे चार्ज कैरियर करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन करके अपने पाथ के अंदर क्या जनरेट करते हैं, रेजिस्टेंस, है ना, यानी अपने पाथ के अंदर एक अपोजिशन जनरेट कर लेते हैं। दिस अपोजिशन इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे इसी के अंदर लिखना कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब अपन इसका कॉज पढ़ेंगे, यानी ये क्यों लगता है, इसका कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में लिखना, लिखिए ए कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so those are moved from negative terminal to positive terminal, so those are moved from negative terminal to positive terminal of battery, negative terminal to positive terminal of battery and collide with each other, and collide with each other, and collide with each other
So which provide opposition in flow of electric current? Which provide opposition in flow of electric current? ठीक है, which is known as electric resistance. Which is known as electric resistance. तो बच्चों क्या होता है जब अपन किसी कंडक्टर पे एक बैटरी अप्लाई करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉलिजन कर जाते हैं, लैटिस के आयंस के साथ कॉलिजन कर जाते हैं। तो कॉलिजन के कारण क्या जनरेट होता है, अपोजिशन। दिस अपोजिशन इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका क्या है बच्चों, कोज है। ठीक है, तो ये अपने कोज की बात हो गई। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों, लिखो हेडिंग लगाना, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कैपिटल आर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि सर आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, देन आर डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I, यानी R V और I पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सर किस पे डिपेंड करता है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1 ऑन लेंथ। ऑन लेंथ, ये कंडक्टर की लेंथ, उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कंडक्टिंग वायर की जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन होगी, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपके वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। कैसे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पहले ये बताओ। जैसे मान लो बच्चों ये आपके एक वायर है, तो वायर को जब अपन कट करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये जो आपके ये पोर्शन बन रहा है ये कहलाता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यदि ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लो है, कम है, तो आपके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनमें कॉलिजन ज़्यादा होगी, कॉलिजन ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सो दोनों इक्वेशन को मिला लो, मिलाते आपके वक्त क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू L अपॉन A, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन देन यू गेट ए कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू रो। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर व्हाट इज द रो, रो इज नॉन एज रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की रजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में अभी अपन आगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर यदि अपन रो की यूनिट निकाले तो रो की यूनिट डायमेंशन अपन सारा वहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे जब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो आपके ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सर डिपेंडेंसी कितनी होगी, 3। अब अपन नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 डिपेंडेंसी है ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, जो आपके कंडक्टर है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। आप कौन सा कंडक्टिंग वायर ले रहे हो, एल्यूमिनियम ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, अर्जेंटम यानी कि आपके सिल्वर ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। नंबर 4 ऑन टेम्परेचर, सबसे स्पेशल आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी डिपेंडेंसी में अपन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। वो फॉर्मूला पहले आपके सिलेबस में था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, बट आपके अब वो टॉपिक है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। क्या, देखना कि जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशंस, तो सर जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होती है तो आपके
रिले सेक्शन टाइम डिक्रीज होता है। रिले सेक्शन टाइम डिक्रीज होने के कारण रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एंड रजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन यू कैन से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आपके जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टू टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी इसकी कंडीशन है। तो मैंने आपको बता दिया क्या कि आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल में लिख सकते हो क्या, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, देन नंबर ऑफ कॉलिजन्स आर इंक्रीज, then relay section time decrease, resistivity increase and resistance increase। तो ये तो आपके वैसे कॉन्सेप्ट टाइप से। अब अपन देखते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। सर इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो वो भी बताओ। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना। एट द इनिशियल, सबसे पहले एट इनिशियल, जैसे इनिशियल में मान लो सर टेम्परेचर कितना, T1 टेम्परेचर, और T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, एंड आफ्टर एट कैपिटल T टेम्परेचर, यानी फाइनल कंडीशन कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे, यानी T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2। देन नंबर 1 चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है ये इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों आप ही सोचो, यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले ही ज़्यादा है तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। देन चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। नंबर 2 चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी जो आपके टेम्परेचर डिफरेंस है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिलाएंगे, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डेल्टा कैपिटल T, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस देन यू गेट ए कांस्टेंट व्हिच इज अल्फा R1 डेल्टा कैपिटल T। ठीक है, तो ये आपके इसका फॉर्मूला बन गया। चाहो तो आप क्या करो, R1 को इधर लाके कॉमन लेके आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा कैपिटल T। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, ये याद कर लो। सर वेयर व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज नोन एज रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा कहलाता है आपके रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा कैपिटल T। ठीक है, तो सर अल्फा यदि ये है तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, तो सर यूनिट यदि अपन देखें तो रेजिस्टेंस की ओम, R1 की ओम और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये कट गया तो क्या आ गया, केल्विन इनवर्स। इट इज द एसआई यूनिट, तो ये एसआई यूनिट बोल दो, या फिर इसका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड मिले तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये भी हो सकती है। तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और इसकी डायमेंशन देखे तो बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कट गया तो टेम्परेचर K-1, इट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे और बताता हूं कि सर ये अल्फा जो आपके रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों मैं अब आपको बताना जा रहा हूं इसके अंदर और कि सर अल्फा की वैल्यू क्या क्या होती है। तो बच्चों देखना, थोड़ा सा फोकस करना, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूं मैं अब आपको। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी जब अपन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये आपके टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सर बताइए क्या। तो बच्चों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, फॉर कंडक्टर, जो आपके जो कंडक्टर मटेरियल है ना उनके लिए अल्फा पॉजिटिव एंड लार्ज होता है, लार्ज वैल्यू यानी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अब आपने बात आती है फॉर सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टर तो आप जानते हैं ही, सेमीकंडक्टर का मतलब जैसे सिलिकॉन,
जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फाइड, ETC, ये सब। तो इनके लिए जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, एंड लार्ज लो मीडियम मिडिल टाइप का, मीडियम है ना, मीडियम टाइप का, मीडियम टाइप का होता है ना, मीडियम टाइप का। तो इसका मतलब जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके मूव टू कंडक्शन बैंड, और क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, देन फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देन रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो बच्चों सेमीकंडक्टर एक ऐसी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में इनिशियल में कोई चार्ज कैरियर, कोई करंट कैरियर नहीं होते, बट जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में जाकर फ्री हो जाते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आपके जो एलॉय होते हैं, कुछ एलॉय हैं स्पेशल, जिनके मैं नाम आपको बता दूं, मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन एंड यूरेका। ये कुछ एलॉय हैं। ठीक है, इनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल यानी बहुत कम होता है। तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस रिमेन सेम, अनचेंज, यानी रेजिस्टेंस क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके एलॉय हैं। तो ये आपने देखा किसके ऊपर डिपेंडेंसी, ये अपने टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी देखी। अब अपने इसके अंदर लास्ट है टेम्परेचर के बाद इसकी डिपेंडेंसी। अपने जैसे मटेरियल पे तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है ना, टेम्परेचर पे बता दिया। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आगे आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों यही था आपके कि रेजिस्टेंस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर 2 मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, और नंबर 4 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर में आपने फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला है, R2 = R11 + अल्फा डेल्टा कैपिटल T। R2 तो आपके न्यू टेम्परेचर, R1 इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा कैपिटल T टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चों ये तो बात हो गई, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए ना। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। अब बच्चों अपन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रजिस्टिविटी। सर रजिस्टिविटी क्या है, अब इसके बारे में बताइए। तो बच्चों अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जो आपकी क्या है, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो सर बताइए व्हाट इज द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो आप रेजिस्टेंस का सभी फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या कि सर R = होता है ρL/A। देन व्हाट इज द ρ = RA/L। तो सर डेफिनेशन बनानी है, इफ L = 1 मीटर यानी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एंड कैपिटल A = 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया, देन ρ = R रेजिस्टेंस। तो सर डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ। तो बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर डेफिनेशन लिखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ per unit length and per unit cross section area wire. The resistance of per unit length and per unit cross section area wire is equal to resistivity. यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी सर, रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर से मीटर गया क्या बन गया, ओम इंटू मीटर।
और यदि अपन इसके डायमेंशन फाइंड आउट करें तो सर ओम की अभी निकाली थी m1 L2 T-3 A-2। तो जब अपन L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर L1 क्यों, मीटर आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, क्या बन गया m1 L3 T-3 A-2। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके रजिस्टिविटी की हो गई। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रो एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ओनली नेचर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कौन सा वायर ले रहे हो उसके कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करता है। अब बच्चों आपके नेक्स्ट हेडिंग है आपके कंडक्टिविटी। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? सिग्मा। तो इसके अंदर लिखना द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो सर यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखें तो सर इसकी रेसिप्रोकल 1/ओम इंटू मीटर। ओम जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है महू। इसका उल्टा कर दो, ओम का महू। अरे ओम है ना, ओम का उल्टा कर दो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है महू पर मीटर। इट इज द एसआई यूनिट। अब यदि इसकी बात की जाए डायमेंशन की, तो बच्चों डायमेंशन इसकी रेसिप्रोकल कर लो, m-1 L-3 T⁻³ A2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा, ये पढ़ा। अब अपने ओम्स लॉ में कुछ टॉपिक रह गए हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब मैं आपको इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपके क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो बच्चों अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने के पहले अपन पढ़ेंगे ओमिक एंड अनोमिक डिवाइसेस। ये ओम्स लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ओमिक, ओमिक, ओमिक एंड अनओमिक डिवाइसेस। तो इसमें नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग लगाना और लिखो ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, ओमिक डिवाइसेस में नंबर 1 लगा के लिखना है। इसमें भी लिखो, सॉरी इसमें लिखो पहले द डिवाइसेस, द डिवाइसेस दोज, द डिवाइसेस दोज, अब नंबर 1 लगा के लिखना ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ। अरे वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करे, ठीक है। या फिर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। ठीक है, यानी जिनके अंदर आई और वी के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन हो, दोज आर नोन एज ओमिक। एग्जाम्पल कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर 2 है आपके अनोमिक डिवाइसेस, अनोमिक डिवाइसेस। तो सर अनोमिक डिवाइसेस क्या होती है? तो पता लग रहा होगा, द डिवाइसेस दोज डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है। एंड कर्व्ड ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, वो जिनमें आई और वी के बीच में ग्राफ कर्व्ड हो, स्ट्रेट लाइन नहीं हो। तो वो आपके एग्जाम्पल बता दो, जैसे आपके बल्ब फिलामेंट, जो बल्ब फिलामेंट होता है उसके अंदर बच्चों आई और वी ग्राफ आपके ऐसा होता है। ठीक है, नंबर 2 है डायोड, ट्रांजिस्टर। डायोड के अंदर जब आई और वी का ग्राफ बनाते हैं तो वो आपके ऐसा आता है, जो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आपके टॉपिक आएंगे ना ऐसे। ट्रांजिस्टर देखें तो ट्रांजिस्टर आपके कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जिनमें यदि देखा जाए तो आपके ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको। ट्रांजिस्टर ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, इन ये सब आपके क्या कहलाते हैं? अनोमिक डिवाइसेस। तो ये तो हो गई ओमिक और अनोमिक डिवाइसेस। अब बच्चों इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है? नंबर 1 फर्स्ट लिखना,
फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन कांस्टेंट। पहली कंडीशन तो यही है कि फिजिकल कंडीशंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, प्रेशर सब क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये वेरी करते हैं, लेंथ वेरी करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करता है, तो आपके चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 लिखना। नंबर 2, इट इज ओनली वैलिड फॉर ठीक है, इट इज ओनली वैलिड फॉर टेम्परेचर बिलो T लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केवल 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। नंबर 3, इट इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक डिवाइसेस। ये केवल ओमिक डिवाइसेस के लिए ही लगता है ना। तो ये आपके 3 लिमिटेशन हो गई है। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट्स बना लेना, अच्छे उतार लेना। ठीक है।